नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का बेहद खास डिबेट शो महाबहस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। वैसे तो 23 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। एग्जिट पोल के आंकड़े जहां मोदी विरोधियों को बड़ा झटका दे रहे हैं, वहीं यूपी में गठबंधन के गणित को भी फेल बता रहे हैं। बावजूद इसके विपक्ष कह रहा है कि ये बाजी पलट जाएगी। वहीं अखिलेश यादव ने मायावती की फोटो के साथ ट्वीट करके लिखा है कि अब अगले कदम की तैयारी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर दोनों तरफ के दावे समझने की हम कोशिश करेंगे। चुनावी नतीजों से पहले आई एग्जिट पोल के अनुमान से बीजेपी खेमे में जहां खुशियों की खुमारी है, वहीं विपक्षी आंगन में मायूसी की शाम उतरी है। ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 2014 में जिस मोदी लहर पर सवार थी, 2019 में भी वो बरकरार है। बीजेपी का दावा है कि इस बार आंकड़ा 300 के पार है। जितने सर्वे आए हैं, जितने ओपिनियन आए हैं, भाजपा को पूर्ण बहुमत, अकेली भाजपा को पूर्ण बहुमत देश भर से आवाज उठी है। लेकिन मैं मानता हूं कि इससे भी ज्यादा सीटें हम जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 300 सीटें जीतेगी और सहयोगी के साथ हम 2/3 बहुमत प्राप्त करेंगे। एग्जिट पोल लोगों ने किया है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 276, एनडीए को 336 मिलने का अनुमान है, तो वहीं यूपीए को महज 82 सीट मिल रही हैं। इससे भी बड़ा उलटफेर तो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। सियासी फलक पर सपा बसपा की जिस सोशल इंजीनियरिंग को सियासत का सफलतम प्रयोग के रूप में देखा जा रहा था, वो एग्जिट पोल के मुताबिक फेल हो रही है। देखिए, गठबंधन तो खुद में बहुत मजबूत था, है, रहेगा। गठबंधन की संभावनाएं अपनी जगह है, उसकी अपनी जो सीटें आनी है सो आएंगी। कोई खतरा नहीं है गठबंधन को, आगे भी नहीं। इधर बीजेपी जहां 300 पार का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष एग्जिट पोल के आंकड़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है। मनोरंजन के लिए अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा। राहुल गांधी भी जीतेंगे और जो इनका दिखाया जा रहा है यूपी में, बंगाल में, ये तो नहीं जीतेंगे इतना। देखिए, कल शाम तक मतदान हुआ और लोग वोट डाल रहे हैं और उन सीटों पर निर्णय सुनाया जा रहा है जो हफ्तों पहले कागजों में कैद कर दिया गया है। तो कैसे इस पे आप विश्वास करें? मोदी रोकने की मुहिम में जुटा विपक्ष अभी भी कवायद में लगा है। अखिलेश यादव मायावती से मिले, मेल मुलाकात के दौर में नायडू ममता से मिले। 23 मई को विपक्ष की बैठक भी संभावित है। अखिलेश यादव ने ममता दीदी से बात की है। विपक्ष की दलील है कि असली नतीजे तो अभी बाकी है। इतनी पूंजी खर्च की है तो उनके इस निष्कर्ष को मैं उसका अनादर नहीं करना चाहता, प्रणाम करता हूं। उनकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन हमारे सामने बिहार का पिछला एग्जिट पोल 2015 का उपलब्ध है। कई दफा एग्जिट पोल के नतीजे में जो दिखता है ना, उसके ठीक उलट जो पार्टी जीतती दिखाई देती है ना, उसका एग्जिट प्लान तैयार हो जाता है। बहरहाल एग्जिट पोल के बाद बीजेपी जहां बम है, वहीं विपक्षी खेमे में थोड़ा गम है। लेकिन दावे और वादे अभी भी दोनों ओर से दमदार है। तो सवाल ये है कि क्या पलट पाएगी बाजी? चलिए, आज की चर्चा के लिए हमारा पैनल मौजूद है। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद, एग्जीक्यूटिव एडिटर, साथ ही हैं शलभ मणि त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, ब्रिजेश सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, अनिल दुबे, प्रवक्ता आरएलडी, सुनील सिंह साजन, प्रवक्ता एसपी, अवधेश वर्मा है, दलित चिंतक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, नतीजे तो 23 तारीख को आएंगे ही और ये सभी को इंतजार रहेगा, लेकिन एग्जिट पोल जैसे ही आए हैं और हड़कंप विपक्ष में मचा जो हम देख ही रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज ट्वीट भी हुआ है, अखिलेश यादव ने मायावती को ट्वीट किया और कहा कि अब अगले कदम की तैयारी। ये जो तैयारी है वो किस ओर इशारा करती है? ये मैं एग्जिट पोल को जी अपने पूरे पत्रकारी जीवन में एक
मोटे मोटे इंडिकेटर के रूप में तो मानता हूं, इससे अधिक मैंने कभी नहीं माना। और उस पर भी ये राइडर हमेशा मेरा रहता है कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोगों की राय का इंडिकेटर है। बिल्कुल। और इस लोकसभा निर्वाचन में 68 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। वोटर तो 90 करोड़ से ज्यादा थे, जिसमें 68 करोड़ के आसपास लोगों ने वोट किया है। अब 68 करोड़ लोगों का मतदान, हरि अनंत हरि कथा अनंता, समुद्र में कौन कहां एक आध लोटा लेके भाग भी गया, कोई राय बन भी जाए तो भी वो बड़ी राय नहीं हो सकती। और इसीलिए मैं कई बार कहता भी हूं मित्रों से कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, फ्रांस में एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल आसान है। बिल्कुल। बहुत सरल प्रक्रिया है वहां। आबादी कम, आबादी का घनत्व कम, समाज में विभाजन की रेखाएं कम, विविधताएं कम। भारत में जितनी दुनिया भर में कुल विविधताएं हैं, उतनी अकेले भारत में। अब बताइए, अमेरिका में जाइए तो आर्थिक स्तर पर 2 लेयर मिलेंगी, शैक्षणिक स्तर पर एक भी लेयर नहीं, सब बराबर बेसिक एक स्तर तक सब पढ़े लिखे हैं, घर मकान सबके पास है, आने जाने को संसाधन है। जो चपरासी भी है वो भी पक्के मकान में रह रहा है, टीवी, फ्रिज, स्कूटर मेंटेन कर रहा है। भारत में तो स्थितियां विपरीत हैं, इसलिए थोड़ा कठिन है एग्जिट पोल। इसीलिए मैं ठीक है इसको एग्जिट पोल के रूप में नहीं लेता, लेकिन हां इंडिकेटर जरूर है। मोटा मोटा एसेंस समझ आता है कि भाई देश चाह क्या रहा है। वो सामान्यता हर बार नहीं, सामान्यता ठीक भी होता है। एसेंस, मूल स्वर क्या है, सीटों के गणित में नहीं पढ़ना चाहिए। तो मूल स्वर इन तमाम एग्जिट पोल्स का जो निकल कर आया वो यही आया कि भाई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन फिर से सरकार बनाएगा, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। हां, कुछ विसंगतियां भी हैं एग्जिट पोल्स में, वो भी मैंने देखी। शायद उन्हीं विसंगतियों के आधार पर विपक्ष कह रहा है कि यह मामला चलेगा नहीं, यह 22 की रात तक का मामला है, 23 को बाजी पलटेगी। लेकिन एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि जो विसंगतियां दिख रही हैं, वो विसंगतियां मान लीजिए करेक्ट वर्जन में आ जाए 23 को, तब भी क्या इतना बड़ा बदलाव हो सकता है कि जो मूल स्वर बना एग्जिट पोल्स के जरिए, वो मूल स्वर 360 डिग्री पर घूम जाए? मुझे लगता है वो घूमना मुश्किल है। नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मूल स्वर वही रहेगा ऐसा लगता है। सरकार किसकी होगी, यह एक मूल स्वर, नेतृत्व कौन करेगा, यह मूल स्वर। इसमें यह हो सकता है कि भाई नंबर्स कम आ जाएं, थोड़े और 2-4 लोगों को साथ लेना पड़े, दो एक दलों को, वो परिस्थिति तो निर्मित हो सकती है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि मतलब आंध्रा में चंद्रबाबू और वाईएसआर के अलावा, जगन के अलावा राष्ट्रीय जनकल्याण पार्टी जीत जाए, सरकार बना ले, ऐसा चमत्कार तो नहीं होता फिर ना। उन्हीं में लड़ाई हो सकती है। सुनील साजन जी, आपसे बात शुरू करूंगा जी। इन एग्जिट पोल्स के संख्या पर विवाद हो सकता है, सीटों की कुछ राज्यों में विसंगतियां भी हैं। कई एग्जिट पोल ऐसे भी आए बाजार में जिन्होंने जितनी सीट आदमी लड़ नहीं रहा उतनी दे दी, वो भी ठीक है, सब बातें हमने मान ली, उसका अध्ययन हम लोग कर ही रहे। लेकिन जो मूल स्वर है एग्जिट पोल का, सबका, वो कॉमन है।
क्या आपको लगता है कि 2019 का जो मौका था वो विपक्ष के हाथ से निकल गया, या आप मानते हो कि अभी खेल देखिए खुला हुआ अमिताभ है, जी, जब तक 23 अभी मैदान खुला हुआ है? नहीं अमिताभ जी, मैं आपकी बात से शुरू करूं। आपने कहा कि 68 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया है, उनमें कुछ लाख लोगों से जानकारी करके आप संकेत तो पा सकते हैं, रास्ता दिख सकता है, लेकिन वो रास्ता कितनी दूर तक जाएगा, वो बहुमत तक जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सर्वे से तय नहीं होता, एग्जिट पोल से तय नहीं होता, ये तो रिजल्ट से तय होगा। और अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश के गठबंधन की बात करें, तो जो सर्वे दिखा रहे हैं, कम से कम मेरा जैसा राजनीतिक जो वर्कर है एक पार्टी का, मोटा मोटा इस चुनाव में घूमने को भी मिला, लोगों के बीच रहने को मिला, गांव-गांव जाने को मिला, तो ऐसा कोई चमत्कार हमको पूरे चुनाव में नहीं दिखा। अगर दिख रहा होता तो हम आपसे झूठ नहीं बोलते, उसको स्वीकार कर लेते, क्योंकि हम स्वीकार करें ना करें 23 तारीख को तो वो आ जाना है। लेकिन हमें उम्मीद है कि यहां भारतीय जनता पार्टी का रथ महागठबंधन रोकेगा। उसी तरीके से बिहार में जिस तरीके से चीजें आई हैं, बंगाल तो दिख रहा है कि बंगाल में ममता जी रोक रही हैं, तो दूसरे जगह पर भी जो आया है, मुझे यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत तो नहीं पा रही। यह हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आए, उनका गठबंधन भी सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आए, ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे यह नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत पाने जा रही है। ठीक बात आपने ठीक बात कही। विपक्ष की पाले से आई एक संतुलित बात, सुनील साधन की बात मुझे अच्छी लगी। विपक्ष में होते हुए भी उन्होंने बड़ी संतुलित बात कही। अवधेश वर्मा जी, क्या स्थिति है माल एवेन्यू की? देखिए अमिताभ जी, एक चीज तो आप समझ लीजिए, ये तो आप भी मानते हैं कि जो जनता का मूल स्वर है, जनता का मूल स्वर तो आपने भी देखा होगा, सड़क से लेकर बूथ तक कहीं भी वो गठबंधन के खिलाफ नहीं था। और जब मूल स्वर उनके खिलाफ नहीं है तो निश्चित तौर पर वोट में वो कन्वर्ट होगा, और जब वोट में कन्वर्ट होगा तो जो भी आंकड़े, अभी आप एक चीज, इस आंकड़ों में मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा चाहे 2004 के आंकड़े रहे हो एग्जिट पोल के, चाहे 2009 के रहे हो, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा एग्जिट पोल में ज्यादा दिखाया जाता है, दूसरे को तो कम दिखाया जाता है, वो बढ़ जाते हैं, लेकिन ये कभी कम नहीं दिखाए जाते कि ये आगे बढ़ जाए, ये हमेशा बढ़ा के दिखाए जाते हैं। इनके साथ मूल स्वर रहेगा, उसका एक कारण आप समझिए अमिताभ जी, जो शायद आप भी अच्छी तरीके से समझेंगे, मैं आपका ट्वीट पे देखता रहता हूं, उस पर भी आप बहुत अच्छी तरीके से टिप्पणी करते हैं। आपने देखा होगा जब 2004 में, जब कारगिल युद्ध के बाद जब लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता की पार्टी का जब एग्जिट पोल आया तो बहुत बड़े उससे वोटों से वो सरकार बना रहे थे, और अब की जब आपने देखा होगा जब यहाँ पे स्ट्राइक हुई, इसके बाद भी यहाँ भी एग्जिट पोल आया और इनको सरकार बनवा रहा है, उस समय एक बहुत बड़ी मनोभावना हो जाती है जब एक पब्लिक के सामने कोई, चाहे वो गठबंधन को वोट देकर आया, जब उसके सामने माइक लगाता है, जो रोज टीवी देख देख कर कि देश के नाम चुनाव हो रहा है, देश राष्ट्र के नाम चुनाव हो रहा है, तो वो सोचता है कि भाई इस समय अगर मैं तो टीवी दिन भर देखता हूं, मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, कहीं ऐसा हो जाए कि लोग कहीं ये तो लगता राष्ट्र वाला आदमी नहीं लग रहा है, तो वो एकदम चुप रहता है, वो इस तरीके से बयान देता है कि नहीं भैया हम तो आपको ही दे दिए, और वो एग्जिट पोल वाला उसने अपने खाता बंद कर लिया, उसके हिसाब से बोल दिया। तो आप ये देखिएगा, ये एग्जिट पोल पूरी तरीके से 2004 से भी ज्यादा गड़बड़ इसलिए साबित होगा, ये आप मानते होंगे कि गठबंधन, ये जो गठबंधन हुआ है, आपने देखा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है अवधेश वर्मा, एक मिनट मैं थोड़ा दूसरे किस्म का एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, मुझे लगता है जिसमें सबकी ज्यादा रुचि है। बाकी तो एग्जिट पोल का मुहूर्त कल का था, हो गया, 23 को रिजल्ट आ जाएगा। एक क्षण को मान लें कि जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वैसा ही परिणाम उत्तर प्रदेश का आया, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, देश में क्या होगा, तब उस परिणाम की छाया के नीचे खड़े गठबंधन में रिश्तों का क्या परिदृश्य बनेगा, वो बताइए।
दोस्ती देखिए, जारी एक चीज आपको बता दें रहेगी, अमिताभ जी, इस राहें बार अलग जो हो गठबंधन जाएंगी, हुआ है, बोले भाई तुम दाएं जाओ हम इस तो बार बाएं का जाएंगे। बिल्कुल नहीं। एक चीज आप समझ लीजिए, इस बार इन लोग जो गठबंधन हुआ है, लोगों ने अपने दिल को पूरी तरीके से मिलाया है, वोटर ने भी पूरी तरीके से अपने साथ सब एकदम एससीबीसी एकजुट हो गया है। इस बार आप देखिएगा कि लोगों को चाहे जो कयास लगा लें, ये गठबंधन टूटने वाला नहीं है, ये विचारों के साथ मिला हुआ गठबंधन है, और ये गठबंधन देखिएगा आप आगे चलेगा। ठीक है। मैं इस पर टिप्पणी तो नहीं करूंगा कि गठबंधन टूटने वाला है या नहीं है, क्योंकि मैं भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन एक हल्की बात जरूर कहूंगा ताकि तनाव दूर हो। वैसे एग्जिट पोल के कारण बड़ा तनाव है राजनीति में। गठबंधन करना हो तो 5 लाइन का बयान हमसे लिखा लो, चाहे शलभ से लिखा लो, ये भी पुराने पत्रकार हैं, क्या पर्याप्त होता है देने के लिए? तोड़ना हो तो भी 5 ही लाइन पर्याप्त होती है। करना है तो राष्ट्रहित, तोड़ना है तो राष्ट्रहित, है ना। राष्ट्रहित एक ऐसा शब्द है जिसकी तुलना आप सब्जियों में आलू से कर सकते हैं। जो बनाना चाहे आपकी मर्जी, आलू हमेशा हाजिर है। हम तारीख की नजरों ने वो दिन भी देखे हैं अवधेश वर्मा, मैंने तो कम से कम देखे ही हैं ऐसे बहुत सारे दिन। इतना समय नहीं, मैं 2-4 प्रसंग भी बता देता कि इधर खड़े हुए तो राष्ट्रहित और उधर खड़े हुए तो भी राष्ट्रहित। ठीक है, शलभ मणि आपके पास सबसे बाद में आऊंगा, क्योंकि सारे झमेले भाजपा के सिर आएंगे जो सवाल उठ रहे हैं। विजेंद्र सिंह जी, बात कुछ समझ आई एग्जिट पोल की या नहीं? मेरे लिए एक बड़ी खबर जो एग्जिट पोल से आई वो ये आई कि चलो बाकी सब छोड़ो, अमेठी संशय में पड़ी पहली बार। संजय गांधी जब हारे थे उसके बाद ये पहला अवसर है, 77 में जब संजय हारे और रविंद्र सिंह जीता, पहला अवसर है जब अमेठी पर संशय के बादल। कुछ एग्जिट पोल्स ने 1 सीट दी है कांग्रेस को, रायबरेली। आदरणीय पंडित जी, आप तो बहुत एक्सपीरियंस पत्रकार हैं, और जो इसका उसमें तो कुछ बोलने की गुंजाइश ही नहीं बची। आपने बिल्कुल चीजें साफ कर दिया है। फिर भी मैं जो अपना राजनीतिक अनुभव है, मैं वो सब बातें नहीं दोहराऊंगा जो आपने कहा और जो आदरणीय सुनील जी ने कहा। मैं 2 बातें केवल कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर, हम उत्तर प्रदेश को छोड़े दे रहे हैं, वो गठबंधन भारी था, वो बताएगा कि क्या उसने किया। कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर बीजेपी को अकेले 82 सीटों पर चुनाव हराने जा रही है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की 65 सीटें हों, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो, और चाहे बगैर लड़े बीजेपी की 6 सीट बिहार में अपने आप कम हो गई हैं। 82 सीट हम हराए दे रहे हैं। और मेरा अपना अनुभव उत्तर प्रदेश में 48 साल का हो गया, 9 चुनाव देखते देखते 50 से 55 सीट गठबंधन निश्चित तौर पर लाने जा रहा है। तो 80-85 में वो 50 जोड़ लीजिए। इसके बाद बीजेपी कहां से स्वीप करके लाएगी, नेपाल से, बांग्लादेश से, आई डोंट नो, मुझे इतना तजुर्बा नहीं है। इतना जानता हूं कि 23 तारीख के दोपहर के बाद यूपीए थर्ड सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी एक बेहतरीन प्रयास करेगी, जिसे आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी आकार दे रहे हैं। जी ठीक है। विजेंद्र भाई, आपने एक बात कही कि यूपी छोड़े दे रहे हैं, ये भाव 3 महीने पहले आना चाहिए था। फिर प्रियंका जी का ब्रह्मास्त्र, नहीं एक से सुन लो, प्रियंका नाम का ब्रह्मास्त्र पूरब की लपट में काहे चला? अगर यही संत भाव दिखाना था तो पूरब की लपट में ले जाके प्रियंका गांधी को क्यों उतारे, 38 सीटों का इंचार्ज बनाए? अब 38 में अगर सीटें नहीं आएंगी और अमेठी भी फंसेगी तो लोग रास्ता पर चलते फिरते रोकेंगे नहीं, आपको पूछेंगे नहीं कि कहो ठाकुर साहब 3.5 लाख से 4 लाख अंतर से अमेठी जीतने जा रहे हैं। पंडित जी, हमने छोड़ इसलिए दिया कि मैं चाहता हूं कि उन लोगों के मुंह पर तमाचा लगे जो इन्होंने
ये केवल अडानी और अंबानी को पैसा कमाने के लिए आया है। 40,000 करोड़ रुपया रुकिए अकेले अंबानी को। ठीक है, और रुकिए। 10 रुपया अरे रुको भाई, शेयर बाजार से कमाया। मैं अनिल दुबे के पास जाऊं उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा। अगर प्रियंका गांधी अमेठी से राहुल गांधी को जिताने के लिए कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी बनाई गई तो कांग्रेस की रणनीतिक क्षमता को मेरा प्रणाम पहुंचे। अगर प्रियंका 38 सीटों की प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव इसलिए बनाई गई कि राहुल गांधी अमेठी से जीत जाएं तो कांग्रेस की बुद्धि को मेरा प्रणाम, दंडवत प्रणाम। ठीक है अनिल दुबे, ठीक है रुकिए भैया। अनिल दुबे जी, खबर पश्चिम से भी अच्छी नहीं आ रही एग्जिट पोल में ना। आपकी जो 2 पारिवारिक सीटें वहां से भी नहीं आ रही और मथुरा से भी नहीं आ रही, तीसरे से लोग एग्जिट पोल एक ही सीट दे रहे हैं आपको 3 में। अब अजीत सिंह जी जीत लें चाहे जयंत जीत लें की आज की इस जी आपने जब महाबहस की प्रस्तावना की उसके बाद कुछ मैं समझता हूं कि मेरे बोलने के लिए रह नहीं जाता। जिस तरह से आपने कहा कि किन लोगों की राय ली गई, मैं तो और आगे कहता हूं कि आप गांव में गए राय लेने कि केवल आपने शहरों की ही राय ले ली। कितने लोगों से, प्रदेश में 20,000 लोगों से आपने राय ले ली होगी, प्रदेश में 25,000 लोगों से राय ले ली होगी। अगर 25,000 लोगों से राय लेकर के उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बारे में सारे फैसले कर दिए जाएं तो मैं समझता हूं कि ये एग्जिट पोल जैसा 2004 में गलत साबित हुआ था, ये इंडिकेटर है। ये किसने कहा फैसले हैं? ये इंडिकेटर है। नहीं इंडिकेटर, अच्छा मान लो सही साबित हो गए तब क्या करोगे? वो इस तरह नहीं तब क्या करोगे? अरे तब क्या ताल में कूदोगे? मान लो सही साबित हो गए तब क्या करोगे? नहीं होंगे उत्तर प्रदेश नहीं, वो ऐसा भी लाठी लेकिन ठोको यार, कहीं भी रिजल्ट आते हैं तो जो भी रिजल्ट आए। हाँ लेकिन अब तो अनिल दुबे आज ये बात प्रामाणिक नहीं लग रही है। जिस ठीक अच्छी बात है, ठीक है, लगनी भी नहीं चाहिए आपको जो दिखाया गया उस तरह का इंडिकेशन लगनी भी नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दुबे जी, मैं अब चलूंगा शलभ मणि के पास। लेकिन सारे मेरे मित्र हैं जितने यहां बैठे, सबसे एक निवेदन करूंगा इंक्लूडिंग बीजेपी, संयमित बोलिएगा, दावे थोड़े छोटे रखिएगा। 23 बहुत नजदीक है, चेहरा बचा रहे, चुनाव आते जाते रहेंगे। सब मित्रों से कहूंगा बीच की लाइन पकड़ के चलो, उसमें दुर्घटना की संभावना नहीं रहती। ऐसा ही होगा जी, हम मान ही नहीं सकते जी, तो 23 को 12 बजे कहां जाओगे? आदमी घर में माइक लेके घुस जाएगा कि भाई बताओ सुनील साजन कहां है, अवधेश वर्मा को पकड़ के लाओ, विजेंद्र सिंह कहां है, अनिल दुबे कहां है, जयंत कहां है। तो कितनी बार कहोगे बाथरूम में नहा रहे हैं, सुबह से रात तक तो नहीं नहाओगे? यही बात सबसे कहता हूं भैया। अब साल 2 साल का मामला नहीं कि जनता भूल जाएगी। अरे हमारा माइक नहीं जाएगा, 10 सैकड़ों चैनल है, घेरेंगे, जान नहीं बच सकती। और बड़े नेता बच भी जाएं, वो तो फाटक बंद कर लेते हैं और बाहर इतनी पुलिस रहती है। 360 किसी के पास 460 अमांडो कमांडो, काले पीले नीले। लेकिन सुनील साजन, अनिल दुबे, सलभ कहां भागेंगे? अवधेश वर्मा ये तो हजरतगंज पे पकड़ा जाएंगे। ठीक बात। इसलिए निवेदन है भैया, बीच का रास्ता पकड़िए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। शलभ मणि, आपसे सवाल ये जी, एग्जिट पोल को लेकर विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए, कुछ विसंगतियां भी बताई और कुछ जेन्युइन विसंगतियां भी हैं, जेन्युइन भी हैं, जो मुझे भी लगी विसंगति है। जिसे एक एग्जिट पोल ने कह दिया कि भाई उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को 2.5% वोट शेयर जा रहा, उत्तराखंड में वो चुनाव ही नहीं लड़ रही। तो ऐसे तमाशे भी हैं। पूर्व के इतिहास में इन तमाम गणित को अगर दिमाग में रखें, आपको मोटी तस्वीर भाजपा के लिए व्यवहारिक तौर पर क्या लगती?
नहीं अमिताभ जी, एक बात तो स्पष्ट है, सारे एग्जिट पोल्स को देख लीजिए और एग्जिट पोल में निश्चित तौर पे आप जो कह रहे हैं विसंगतियां हैं, हो सकता है कुछ विसंगतियां हो, एग्जिट पोल जिन लोगों ने किया है वो इसका जवाब देंगे, लेकिन एक बात तो स्पष्ट होती है कि सारे एग्जिट पोल्स देख लीजिए, जनता का रुझान देख लीजिए, तो हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से दोबारा सरकार बनाने जा रही है और श्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम लोगों ने भी काम किया, राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर काम किया, क्षेत्रों में गए, गांव देहात में गए। एक जो सबसे सकारात्मक बात अमिताभ जी नजर आई, वो निश्चित तौर पर आप जब डिबेट करेंगे 23 तारीख के बाद, तो आप इस बात को कहीं ना कहीं पाएंगे कि इस बार एक जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया गया, उसमें बहुत दमखम के साथ एक बात कही गई कि हम जातिगत आधार पर इस गठबंधन को कर रहे हैं और दोनों जोड़ के 85 बनाम 15 की लड़ाई करने का प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेश की जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया और निश्चित तौर पर मुझे इस बात की खुशी भी है, 23 तारीख के बाद आप इसको पाएंगे भी कि तमाम जो जातिगत भावनाएं थी, तमाम जो धार्मिक भावनाएं थी, वो जो दीवारें थी वो टूटी हैं। लोगों ने जाति पात और धर्म से उठकर वोट दिया है, एक विश्वास का वोट दिया है, एक सशक्त भारत के लिए वोट दिया है, एक मजबूत सरकार के लिए वोट दिया। और मैं तो कहूंगा कि आप वाराणसी का वो विजुअल देखिए जो आपने भी टेलीविजन पे चलाया था कि जो वहां पे जो जुलूस निकला, जो रोड शो निकला, मदनपुरा जो बहुत ही मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर एक बुजुर्ग खड़े थे और जो शॉल देने के लिए परेशान थे कि प्रधानमंत्री जी तक उनकी शॉल कैसे पहुंचे, और प्रधानमंत्री जी ने बाद में उनकी शॉल ली वहां पर, उसको ओढ़ के वो रोड शो में आगे बढ़े। तो बहुत से लोगों का जो मिथ था कि नहीं जाति नहीं टूट सकती, धर्म नहीं टूट सकता, क्षेत्र नहीं टूट सकता, ये सारी दीवारें ढही हैं और निश्चित तौर पर लोगों ने देश की एक मजबूत सरकार के लिए वोट दिया है। इसलिए हम ये मानते हैं कि एग्जिट पोल का जो रुझान है, एग्जिट पोल के जो संकेत है, वो बहुत ही स्पष्ट है कि दोबारा श्री नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़े अंतर के साथ, बहुत बड़े बहुमत के साथ इस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है शलभ जी, एक छोटे से सवाल के बाद आपका उत्तर लेके फिर ब्रेक पर जाने की बात करेंगे। एक क्षण को मैंने सबसे यही कहा, नहीं आप लोग मेरे सिर आ जाओ कि नहीं जी कैसे मान लें, एक क्षण को मान लें रिजल्ट एग्जिट पोल के ट्रेंड उलट गए थे इसको, एक क्षण को, तब क्या आप उत्तर प्रदेश के 16 करोड़ मतदाताओं को जातिवादी कहेंगे? एक क्षण को मान लेते हो 99% नहीं उलटेंगे, लेकिन 1% अगर उलट गए, क्योंकि अभी निश्चित तो कुछ भी नहीं, तो क्या उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को जातिवादी कहा जाएगा? अभी भी नहीं, जातिवादी की बात ही नहीं। हमने सिर्फ इतना कहा कि जो गठबंधन हुआ अमिताभ जी, ये जरूर है कि उसको लेकर कुछ भी कहा जाए। आप भी जानते हैं कि गठबंधन का आधार क्या बनाया गया और गठबंधन के अर्थमेटिक्स क्या लेकर चले। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार, आप इस बात को जानते हैं कि गठबंधन का आधार जातीय आधार था। निश्चित तौर पे जो विश्वास गठबंधन के लोगों को था कि वो जातीय आधार पर वोट करा पाने में कामयाब हो जाएंगे, हमें लगता है ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो विश्वास दिखाया प्रधानमंत्री के प्रति, जो एक समर्पण दिखाया प्रधानमंत्री के प्रति, निश्चित तौर पर गठबंधन वहां चूक कर गया। गठबंधन को समझने में भूल हुई, क्योंकि देश बदल चुका है, प्रदेश बदल चुका है और देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कहां जाकर खड़ी है। तो निश्चित तौर पे इस बार 2014 में लोगों ने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का नाम सुना था, 2019 में लोगों ने काम देखा और उस काम के आधार पर वोट किया है। चिंता की लकीर जरूर लादी है विपक्ष पर। अमिताभ जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। अभी मैं देख रहा था, हमारे यहां ही नीचे खबर चल रही थी, मुझे लगा वो मसला भी इस बहस में आना चाहिए। भाई आजम साहब कह रहे हैं कि इन एग्जिट पोल से देश भर में दहशत फैल गई है, या अल्लाह पता नहीं कौन सी कयामत आने वाली है। मैं ये बात नहीं समझ पा रहा। अरे भाई एग्जिट पोल पसंद है नापसंद है, वहां तक तो बात ठीक है। इन एग्जिट पोल से देश में कयामत कैसे आ जाएगी? देश इतना छोटा है क्या कि उसको एग्जिट पोल ओपिनियन पोल हाकेंगे? या हम कह रहे पोल के रिजल्ट भी क्या हाक सकते हैं मुल्क को, जनादेश भी नहीं ना। जनादेश का मतलब 5 साल सरकार चलाने का अधिकार पत्र, इतना ही है ना। जनादेश का मतलब हिंदुस्तान हो जाना तो नहीं ना। तो देश में कयामत कैसे आ जाएगी एक, और देश भर में खौफ और दहशत का माहौल कैसे आ गया? मैं तो नहीं समझ पा रहा भाई। लोकतंत्र उत्सव है, ये कोई गमी का माहौल है क्या? लोकतंत्र गमी नहीं है, शोक का अवसर नहीं है चुनाव। लोकतंत्र में जो क्लॉटेज आ जाते हैं
जो धमनियों में अवरोध हो जाता है, चुनाव उस लोकतंत्र की धमनियों को निर्बाध रक्त प्रवाह के लिए तैयार करता है। और जो भी जीतेगा भारत के वोट से जीतेगा। भाई हमको पसंद हो ना पसंद हो इससे क्या फर्क पड़ता है। अनिल दुबे जी, छोटी छोटी टिप्पणी सबसे लूंगा। मुझे ये बात समझ नहीं आई, इसलिए मैंने कहा सब छोड़ो, पहले इसी पे बात करो। मुझे ये बताओ, इस परिणाम कोई आए किसी चुनाव का, उससे देश में कयामत, दहशत, खौफ कैसे हो जाएगा। मान लो अजीत सिंह हार जाए तो देश को क्या नुकसान, और जीत जाए तो क्या नुकसान। देश में खौफ, कयामत कैसे हो जाएगी। देखिए अमिताभ जी, ये तो जनता का निर्णय है। जनता का जो भी निर्णय होगा वो सभी को सिरोधार करना चाहिए। ये अलग बात है कि उस किसी ने क्या टिप्पणी की, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कहीं कोई वो होगा। देश की जनता इसके लिए तैयार बैठी है। देश की जनता ने मत दिया है। जो भी निर्णय आएगा वो 23 मई को आएगा। 23 मई के पहले किसी चीज पर कोई चर्चा करना या कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। ठीक है, सुनील साजन साहब, जो भी जीत कर आता है, अमिताभ जी, जो भी सरकार बनाता है, मेरे लिए हर जनादेश बराबर पवित्र है। मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता कि इनको जनादेश मिले तो अपवित्र, उनको मिले तो पवित्र ना। मेरे लिए भारत के जनमन का अधिकार है। किसी के नाम लिखा हो। देखिए अमिताभ जी, जनादेश जितना आपके लिए सम्मान योग्य है उतना हमारे लिए भी। और अभी जो आपने लोकतंत्र की एक साइंस बताई, लेकिन अरे भाई आजम खान साहब कह रहे देश में कयामत नहीं, मैं आ रहा हूं उस पे। मैं अमिताभ जी उसी पर आ रहा हूं। माहौल है। मैं ये कह रहा हूं कि जब देश का किसान, अमिताभ जी, जब देश का किसान भुखमरी की कगार पर हो और उसने मोदी जी के खिलाफ वोट किया हो, तो आज जब सर्वे देख रहा होगा तो वो डर रहा होगा। इसका मतलब 5 साल और मरना है। इसी तरह बेरोजगार नौजवान जो डिग्री लेकर के घूम रहा, जिसको रोजगार नहीं मिले, वो डर रहा होगा कि फिर 5 साल रोजगार नहीं मिलेंगे। सीमा पर खड़ा जवान क्या सोच रहा होगा कि बुलेट ट्रेन की बात होती, बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे पास नहीं है, उसके मन में भी संकोच होगा। शायद आजम साहब ने उसी डर को बताया होगा जो किसानों और बेरोजगारों के अंदर डर है। सुनील भाई एक मिनट, ठीक, आगे आपकी बात। आप थोड़े मतलब सुसंस्कृत शब्दों में आजम साहब की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मूल स्वर वही आ रहा है, बस शब्द आपके बेहतर हैं आजम खान साहब से। अवधेश वर्मा, मुझे ये नहीं समझ पाया जी अमिताभ जी, अरविंद केजरीवाल गलत मुख्यमंत्री बन गए। क्यों भाई, उनको वोट भारत ने नहीं दिया। ममता गलत बन गई, योगी आदित्यनाथ गलत बन गए, ये सही बन गए, नीतीश कुमार गलत है, ये सही है। ये क्या होता है? जनादेश है। उससे मुल्क टूट जाएगा, मुल्क में खतरा हो जाएगा, कयामत आ जाएगी, कुफ्र की रात आ जाएगी। ये क्या है? क्या तमाशा भाई? ऐसे लोकतंत्र चलेगा? देखिए अमिताभ जी, जो आप कह रहे, अजब तमाशा फैलाया, उस बात से मैं सहमत हूं। एक चीज आप देखिए, देखिए अमिताभ जी, जो आप बात कर रहे हैं मैं उससे सहमत हूं। आपने देखा होगा कि एग्जिट पोल को लोग गंभीरता से अगर ले रहे होते, सोशल मीडिया में कहीं नहीं चर्चा हो रही एग्जिट पोल की, क्या हो रहा है क्या नहीं, वो कोई इसको बादर ही नहीं कर रहा। जो करना करिए, एग्जिट पोल इतना नहीं कि उसको कोई देश पे ही आ जाएगा, कोई उसकी चिंता नहीं है। आपने देखा होगा कल से जितनी टीवी चैनलों पर बहस हो रही है, वो सब यूट्यूब पर आप देख लीजिए। एग्जिट पोल की बहस को लोगों ने 50% कम लाइक किया है, उसको देखा ही नहीं। उन्होंने कहा जो जिसको करना करो, अब तो 23 तारीख तक, 14 तारीख के सोएंगे, 23 तारीख को देखेंगे सवेरे से क्या वो हो रहा है। किसी को इसकी चिंता नहीं है कि क्या होने वाला है। सबको पता है कि एग्जिट पोल ऐसा, आपकी बात से बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूं अमिताभ जी। कोई आजम साहब को क्यों नहीं देते हो आप लोग? ऐसे सदविचार आजम साहब को क्यों नहीं देते हो आप लोग? देखिए क्या बता दें, नौजवान लोग, देखिए अमिताभ जी, दहशत इसलिए नहीं, दहशत इसलिए नहीं है, सबको पता है। तो मीडिया देखिए, मीडिया सबको पता है कि थोड़ा सबको पता है कि मीडिया जो ये एग्जिट पोल दिखा रही है, ये अपना जो भी मन गढ़ंत चलाना चलाओ, जो 23 तारीख होगा हम देखेंगे बस। अरे भाई, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, समय मत खराब करो प्रवक्ता लोगों। ये मनगढ़ंत हो, चूल्हे में जाए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, भारत के जनमन की बात से मुल्क में खौफ कैसे हो जाएगा?
जवाहरलाल नेहरू भी उसी जनादेश से प्रधानमंत्री हुए जिस जनादेश से नरेंद्र मोदी जी हुए। लाल बहादुर शास्त्री भी उसी जनादेश से आए, श्रीमती इंदिरा गांधी भी उसी जनादेश से आई, राजीव भी उसी जनादेश से आए, अटल बिहारी वाजपेयी भी, नरसिंह राव भी। क्या दिक्कत है इसमें? ये थेथराई बंद करो, गाल बजाना फर्जीवाड़ा कि हम जीते तो किसान ने वोट दिया, गरीब ने वोट दिया, अकलियत ने वोट दिया, और ननकू जीता। बोले हे राम, अब मुल्क में संकट के बादल आ गए, अब अल्लाह जाने क्या होगा। क्यों भाई, आप जीतो तो सब दुरुस्त और ननकू जीते तो खराब। ड्रामा बंद करो। विजयन सिंह जी, ये तो बड़ा गंदा ड्रामा है भाई। जी सर, अभी ही रिजल्ट नहीं आए और बताओ भाई लोगों ने बता दिया कयामत आने वाली है। बताओ, ये कयामत के लिए चुनाव कराए थे क्या? मुल्क ने 68 करोड़ लोगों ने उंगली दबाई है, पता है इस बात का? वो मूर्ख है 68 करोड़। पंडित जी, हमारी तीनों पार्टियों में कांग्रेस पार्टी में भी, भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में भी, बसपा को छोड़कर 2-2, 4-4 लोग इतने बड़े नेता हैं कि वो जानते हैं कि न्यूज कैसे बनती है। अब आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार चर्चा करा रहा है, यही तो वो चाहते थे आजम खान साहब। अब 3 दिन का चर्चा हो जाए, कहो 2 दिन हो जाए, और यहाँ बड़े बड़े नेता हैं बेचारे, बहुत गुड़ बात करेंगे, कोई नाम तक नहीं लेगा टीवी में उन्होंने क्या बोला। तो ऐसा गिरिराज सिंह जी हैं, यहाँ आजम खान साहब हैं, हमारे अभी पार्टी में 2-3 लोग हैं, नाम नहीं लेंगे। तो ये उनका ये स्वभाव है, न्यूज मेकर हैं वो। हाँ। और कोई कयामत नहीं आएगी। जनता का जनादेश, सरकार तो जनता के लिए बनने जा रही है, तो जब जनता फैसला जो कर देगी उसका फैसला हम सबको सर माथे रखना है, क्योंकि जनता के लिए सरकार बनती है। आदरणीय राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, बड़ी व्यवहारिक बात कही और थोड़ा ही बोल्ड होकर कही। बनेगा शलम मणि, जनता मालिक, हमारे आपकी मतलब राजनीतिक दलों की भूमिका सुप्रीम कोर्ट के वकीलों जैसी है। अपना अपना केस आर्गू कर दिया, जज ने जजमेंट रिजर्व रख लिया, 23 तारीख को रिजल्ट प्रोनाउंस करेगा जज। यही चुनाव है, ठीक है ना? यही सिमिलरिटी आप मान सकते हैं। जी जी, वो जीते तो कयामत, ये जीते तो वैकुंठ। वो जीतेंगे तो दहशत फैल जाएगी। ये क्या तरीका है भाई? 68 करोड़ लोगों ने उंगली दबाई है, 68 करोड़ लोगों ने। तब उसके गर्भ से जनादेश आएगा। ये 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों के इच्छा का रिजल्ट नहीं है। निश्चित तौर पे अमिताभ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक बहुत ही पवित्र उत्सव है जिसमें सबकी भावना जुड़ी होती है, सबकी अपना अपना अंश जुड़ा होता है। बाकी आजम खान साहब क्यों दहशत में, ये मैं नहीं बता सकता, पर हाँ, जो देश में जिन्होंने भ्रष्टाचार करने का प्रयास किया वो दहशत में है। ऐसे लोग जो देश के टुकड़े टुकड़े होने का सपना देखते थे वह भी दहशत में है। ऐसे लोग जो आतंकियों को भटका हुआ नौजवान बताते हैं वह भी दहशत में है। ऐसे लोग जिनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं बल्कि पाकिस्तान प्रेम की भावना है वह भी दहशत में है। बाकी आजम खान साहब क्यों दहशत में है मुझे नहीं पता, हाँ ये बाकी सारे लोग दहशत में हैं। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जो भी जनादेश आएगा, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि देश की जनता ने इस पूरे लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और जो भी जनादेश आएगा उसका हम सबको सम्मान करना चाहिए। इस तरह के वक्तव्य, पहली बात नहीं है शलभ जी इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की भाषा का अपने विवादित बयान उन्होंने दिए हो या अमर्यादित भाषा का प्रयोग आजम खान ने किया हो। अमिताभ जी, अब संपादक की टिप्पणी का वक्त। भाई मैं तो एक बात कहूंगा, देश को घर के बाहर, गांव के बाहर जो घर होता है वो अंदर होता है, बाहर जानवर बंधते हैं। भाई खाट पड़ जाती है, आना जाना भी वहीं, बैठना उठना हो जाता है, हुक्का भी वहीं रख लेते। देश को अपने घर के बाहर खूंटे में बंधा जानवर मत समझो कि आपको मसला अच्छा नहीं लगे तो देश को अच्छा नहीं लग रहा, आपको अच्छा लगे तो देश नाच रहा है। अरे आप देश नहीं है ना, कोई देश नहीं है। किसी नेता को भ्रम कैसे हो जाता है कि मेरी तबीयत चकाचक है तो देश चकाचक है, और मेरी तबीयत नासाज है तो देश नासाज है। महाराज आप देश हो गए। आदम साहब ये कहते कि भाई मैं खौफजदा हूं, मैं दहशत में हूं, मुझे लग रहा है कि कयामत मेरे ऊपर आएगी, वहां तक मुझे टिप्पणी नहीं करता, मैं बहस में लाता भी नहीं विषय।
हो सकता है इंडिविजुअली किसी को लगे। और जो लोग ये कहते हैं कि जनता का निर्णय हम शिरोधार्य करेंगे, अच्छी बात है। जनता का निर्णय जब तक भारत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तहत काम कर रहा है तब तक वैकल्पिक विषय नहीं है कि मानोगे कि नहीं मानोगे। ये कोई तानाशाही के शासन थोड़ी नहीं, संसदीय लोकतंत्र है। जनादेश तो अनिवार्य रूप से सब पर लागू। अच्छा लगे तो भी कलेक्टर के हाथ से जबरन सर्टिफिकेट थोड़ी ना लिखा लोगे कि ना हम ही जीते माने जाएंगे, लिखो नहीं। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल या जनादेश, देखिए किधर जा रहा है देश। जरूरी नहीं हमारी इच्छा से ही 68 करोड़ लोग संचालित हो। मैं सबके लिए कह रहा हूं, भाजपा भी उसमें शामिल है। क्या जब दल नहीं थे तो भारत नहीं था, या ये दल नहीं थे तो भारत नहीं था? एक बड़ा दल होता था जवाहरलाल जी के समय, हिंदू महासभा, जनसंघ से बड़ा दल था। जनसंघ तो बाद में आया, और हिंदुत्व का पहला वही राजनीतिक प्लेटफॉर्म था। आज वो नहीं है तो देश नहीं चल रहा गया। फॉरवर्ड ब्लॉक, सीपीआई, सीपीएम, आधे देश में जिनकी स्थिति हुआ करती थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी जिनका एमएलए एमपी जीत के जाता था, आज वो बिल्कुल मुट्ठी पर सिमट गए। तो मुल्क की सेहत कुछ खराब हो गई क्या? अर्थव्यवस्था डगमगा गई? नहीं ना। भाजपा की 2 सीटें आई वाजपेयी जी के समय में, तब भी देश चल रहा था। 14 में 282 आई, तब भी मुल्क चल रहा है। आप लोग अपनी पार्टी के प्रदर्शन से, अपनी जीत हार से, अपने नफा नुकसान से हिंदुस्तान को टैग क्यों कर देते हो भाई? मेरे पांव में मोच आ जाए तो क्या मैं ये ट्वीट कर दूं आज देश के मोच आ गई? नहीं ना। और मेरी तनख्वाह बढ़ जाए 10 रुपया तो मैं ये ट्वीट कर दूं पूरा भारत समृद्ध हो गया? नहीं ना। मैं 135 करोड़ में एक हूं, ये तो मानो। 135 करोड़ नहीं हूं। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। जनादेश के उन्मुक्त हृदय से स्वागत होना चाहिए, पक्ष में हो तो भी और विपक्ष में हो तो भी। उतने ही विनम्रता से, उतने ही उत्साह से स्वागत होना चाहिए। और जो जीते उसको माला पहनाइए, बधाई दीजिए। आप उसके खिलाफ चुनाव लड़े हैं, युद्ध नहीं लड़े ना। चुनाव और युद्ध को अलग रख, एक मत करिए। भारत की राजनीति में इतनी कटुता नहीं होनी चाहिए। मैं अपील करूंगा जितने भी लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश में, और जो लोग चुनाव लड़े हैं, इस बार एक नई नजीर खड़ी करिए। आपके चुनाव क्षेत्र से आप ना जीते, अगर कोई दूसरा जीते प्रतिपक्षी, उसके घर जाके उसको एक गुलाब का फूल दीजिए, एक माला पहनाइए, एक लड्डू खिलाइए। लगना चाहिए कि भारत का लोकतंत्र वयस्क हो गया। 73 साल हो गए, 75 साल। 52 के आरंभ में पहले चुनाव के परिणाम आए थे, 51 के अंत में शुरू हुआ, 52 में परिणाम आए जनवरी। कोई दुश्मनी है, गैंग वॉर है क्या? ये भाषा गैंग वॉर की होती है कि दहशत हो गई, कयामत हो गई ना। ये लोकतंत्र गैंग वॉर नहीं है। ये 2 माफियाओं के बीच में युद्ध नहीं है। ये ठेका पट्टी को लेके गोली चलने वाले जो दृश्य हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार में दिखते हैं, ये वैसा मामला नहीं है। और बड़े राजनेताओं को भी ये इतना बड़ा दिल दिखाना चाहिए। एक दूसरे को बधाई दीजिए 23 को, तब लोकतंत्र लगेगा कि मैच्योर हो गया। और अटल जी कहा करते थे, छोटे दिल से बड़ा काम नहीं होता, इसलिए दिल बड़ा करिए। धन्यवाद। और आप सभी का बहुत शुक्रिया महाबहस में शिरकत करने के लिए। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।